हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जिसकी नहीं चल रही कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी शुरू करिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बेस तैयार करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते जाएंगे रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, टॉप एमसीक्यूज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो दोस्तों, फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789। और ख़त्म कब हुई थी दोस्तों? एंडेड ऑन 10th November 1799। So option 1789 is the correct answer. Option B is the right answer. ये फ्रांसीसी क्रांति शुरू क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर एक राजा था, किंग लुइस 16। ठीक है, राजा तो था ये, लेकिन क्या था, फ्रांस में सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे जो कि इंक्लूड करते हैं सोशल इकोनॉमिकल, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी थी लोगों के बीच में, सोशल इनजस्टिस थी, और क्या था सबसे बड़ा कारण? एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ किंग लुइस 16। तो ये एक मेन रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने का। कब हुआ था दोस्तों? 1789 में, और एंड कब हुआ था? 1799 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और आगे जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों, ऑब्वियसली सोशल और इकोनॉमिकल जो इन इक्वालिटी थी, उसके कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे कि जो रूलिंग क्लास था स्पेंड करते थे वो मनी बहुत ही लेविशली, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की उनके अंदर होड़ थी कि उनकी खुद की जो ज़रूरतें हैं, जो राजशाही थे उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहे, और उन लोगों को कोई भी जनता से कुछ भी लेना देना नहीं था। फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, ठीक है। द फ्रेंच स्टेट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकक्रप्सी हो गया था, ठीक है। जो टैक्स पॉलिसी थी वो बेकार थी वहाँ की, फ्रांस की, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन हुआ था, शुरू हुआ था। तो ये कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो किंग कौन था? आप लोगों को पता है, लुइस 16। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 23, 1754। इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बॉर्न हुआ था इनका, और इनको फांसी पे चढ़ा, मतलब गैलेटिन पे चढ़ा दिया था। मैं आपको आगे वाली वीडियो में भी बताऊंगी गैलेटिन क्या होता है। जनवरी 21, 1793। गैलेटिन एक इक्विपमेंट है जिससे ऐसे होता है, वो यहाँ पे सर रखा जाता है इंसान का, और यहाँ पे बहुत तेज धारी वाला चाकू होता है, एकदम से रस्सी छोड़ती है और नीचे आके इंसान का गला ऐसे काट देता है, ठीक है, धड़ से अलग कर देता है। तो ये गैलेटिन है। गैलेटिन कर दिया था इसको लुई 16 को। और ये किंग कब बना था लुई 16? इन 1774 में, 1774 में ये किंग बना था। ही वॉज यंग व्हेन ही बिकम किंग, ओनली 22 ईयर्स ओल्ड था ये, ठीक है, 22 साल का था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द स्टेट्स जर्नल? स्टेट जर्नल क्या था? तो दोस्तों, स्टेट जर्नल क्या था? ये फ्रांस में एक प्रतिनिधि सभा थी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी फ्रांस की, जो रिप्रेजेंट करती थी 3 क्लासेस को, ठीक है। पहला जो स्टेट था वो था क्लर्जी वर्ग था, दूसरा था नोबिलिटीज, ठीक है, दूसरा था द नोबिलिटी, और तीसरा था कॉमन पीपल। ये जो स्टेट जर्नल था
ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था फ्रांस की पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल चीज़ों में। क्लर्जी यानी पादरी, ठीक है। तो स्टेट जर्नल क्या था? ये था फ्रांस का पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट वाज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या था, यानी आदर्श वाक्य क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का? तो दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिकली मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो मोटो था ये पॉपुलर हुआ कब? ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने ये इनलाइटमेंट में लाया ये दो वर्ड्स को। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐड हुआ था आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इवेंट इज कंसीडर्ड द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो दोस्तों देखो 14 जुलाई 1789 में बेस्टील की जो जेल थी उस पर हमला कर दिया था लोगों ने, जहां पर बारूद और हथियार जरूरत के कारण किया गया था, क्योंकि उन लोगों को जेल के अंदर 7 कैदी थे और जब जेल पर हमला किया तो कैदियों को रिहा कर दिया गया था। रिहा क्या कर दिया था? कमांडर को मार दिया था और कैदी बाहर आ गए थे सारे। जो पूरी बिल्डिंग थी ये, इसको बिल्कुल तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया था। इमारत में भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा बारूद और हथियार भी रखे गए। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो पेरिस के लोग थे वो अपने लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो चुका था और साथ में जब फसल थी जो वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थे। बट जो राजा था वो तो अपना पूरा राज कर रहा था अपने महल पर। तो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए कि ये क्या बदतमीजी है, हम इतने परेशान हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो लोगों ने फिर आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस्तील किले पर हमला किया था, उससे ही कंसीडर किया जाता है स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द बेस्टील स्टॉर्म्ड? बेस्टील किले पर हमला कब हुआ? तो बास्तिल के किले पे कब हमला हुआ था? अभी आप लोगों को बताया 14 जुलाई 1789 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस पे क्या क्या गन पाउडर उठा लिए थे, ठीक है ना, बारूद और वेपन्स उठा लिए थे। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द थर्ड स्टेट? तीसरा वर्ग क्या था? देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे ना 3 स्टेट्स आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ना 3 स्टेट्स थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी वर्ग, क्लर्जी जिसके अंदर रिलीजियस जो पादरी लोग थे, ठीक है, चर्च के जो पादरी थे वो लोग आते थे, रिलीजियस लीडर। फिर आता है सेकेंड स्टेट, इसके अंदर आते थे नोबिलिटीज, द नोबिलिटी, जैसे एरिस्टोक्रेट्स यानी अभिजात लोग, और प्रिविलेज्ड क्लासेस यानी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। और लास्ट में आते थर्ड स्टेट, ठीक है, जो थे कॉमनर्स यानी आम लोग, जिसके अंदर इंक्लूड थे पीजेंट्स किसान वर्ग, ठीक है, वर्कर्स और बुर्गोइजेस जो थे पूंजीपति। ये तीनों वर्ग आते थे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेट, ये सेकेंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट, ये 3 वर्ग आते थे। तो जो थर्ड स्टेट था ना ये कॉमनर्स का, सारे के सारे दोस्तों जितने भी टैक्सेस थे ना सबकी सब टैक्सेस का इनके ऊपर लोड दिया जाता था। आप लोगों को भरना पड़ेगा, आप लोग गरीबों, कहते ना शोषण कर रहे थे ये लोग। ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है इन बेचारों का शोषण कर रहे थे। तो जो तीसरे स्टेट में कौन आते हैं? जनरल पब्लिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन लोगों की कंडीशन, ये जो थर्ड स्टेट था इन लोगों की कंडीशन बहुत ही बेकार थी वहां पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। Which document declared the rights of man and citizen? किस दस्तावेज ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की? तो दोस्तों मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा, ठीक है, यानी मानवाधिकार घोषणा पत्र, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1789 में
फ्रांसीसी राष्ट्रीय संविधान सभा थी जो, उसने पारित किया था ये एक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर नागरिकों के अधिकारों की दोस्तों घोषणा की गई थी। ये जो मैनिफेस्टो था ये इंस्पायर्ड था अमेरिकन डिक्लेरेशन से, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस हुई थी अमेरिकन की और एनलाइटमेंट हुआ था, उससे इंस्पायर्ड था। और ये फंडामेंटल स्टेटमेंट था वैल्यूज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का, इंडिविजुअल का जो फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम थी उसका। इस जो घोषणा पत्र, ये जो घोषणा पत्र था, इसने सरकार की एक नई दृष्टिकोण को भी स्टैब्लिश किया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु लेड द रेन ऑफ टेरर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक के शासन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों रोबेस्पियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। 1758 से 1794 तक रहे हैं ये, और इन्होंने रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के शासन का नेतृत्व किया था। ये इतने ज्यादा डोमिनेटिंग थे, इतने ज्यादा ये बेकार थे, ये इतना ज्यादा आतंकी टाइप का बंदा था कसम से। इसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए लोगों पे। वैसे तो ये रॉबर्सपियर है जो ये बेसिकली लॉयर था और एक अच्छा पॉलिटिशियन था, और ये प्रोमिनेंट मेंबर था, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी। जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पर, तो ये एक प्रोमिनेंट मेंबर था इसका। जब जैकोबिन सरकार आई थी पावर में, तब इसने रोबोस्पेयर ने रेन ऑफ टेरर दिखाया था लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रोल ऑफ जैकोबिन्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो दोस्तों जो जैकोबिन्स थे वो लेफ्ट विंग पार्टी थी, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी थी, और ये चाहते थे स्टैब्लिश करना फ्रेंच रिपब्लिक, और एंड करना चाहते थे ये रूल ऑफ किंग लुइस 16 का। ये रेडिकल ग्रुप था एक, जो रेन ऑफ टेरर के लिए बहुत ज्यादा जाना गया, क्योंकि आपको बताया था ना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था इसका, जो इस पार्टी में जो था, जिसने रेन ऑफ टेरर लाया था। इस पीरियड में जब रेन ऑफ टेरर आया था, इस पीरियड में इसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे। 1793 से 1794 यानी एक साल के बीच में ही इसने इतने लोगों को मार दिया था दोस्तों, बहुत लोगों को मार दिया था। इनका जो रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट चाहते थे, और जैकोबिन ने रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर्म भी की थी 1793 से 1794 तक, लेकिन गलत बंदे के हाथ में आ गई थी सारी की सारी पावर, जिससे बेड़ा गर्क हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रांति का नेता, ठीक है। क्या थी भूमिका? क्रांति का नेता। अब ऐसा तो नहीं होता ना सारे पॉलिटिकल पार्टी में सारे लोग बेकार हो, एक आधा निकल आता है ऐसा बढ़िया बंदा जो कुछ ज्यादा बेकार होता है, ठीक है ना। तो ये उसमें से एक था, रोबेस्पियर। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1792? 1792 में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई? तो दोस्तों द फर्स्ट Republic of France was established on September 21, 1792। यानी रिपब्लिक सरकार आई थी, गणतंत्र सरकार आई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मोनार्की थी वो अबॉलिश हो गई थी, और नेशनल कन्वेंशन, द नेशनल डिक्लेयर अ रिपब्लिक, राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद हुआ था ये, राजशाही को समाप्त करने के बाद, ठीक है। पर ये जो नेशनल कन्वेंशन डिक्लेयर पब्लिक हुआ था ना, जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था, इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव कौन कर सकता था? मेल कर सकते थे, ठीक है। ये कन्वेंशन एक नया संविधान लिखने के लिए जिम्मेदार था, ये नया संविधान लिखने के लिए जिम्मेदार था दोस्तों। और जो निर्देशिका थी यानी डायरेक्टर थे उसके पास ही सारी की सारी शक्तियां यानी पावर्स थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज लुई 16 एग्जीक्यूटेड? लुई 16 को कब फांसी दी गई? तो दोस्तों उसको फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 को,
पेरिस के प्लेस डे ला रेवोल्यूशन में दी गई थी। गिलोटिन चढ़ा दिया था। गिलोटिन के जरिए फांसी की सजा दे दी गई थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा तानाशाही था इसका, और ये विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जनता गरीब बेचारी भूखी मर रही है, भारी कर चुका रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो लोग वैसे भी इससे इरिटेट थे। ठीक है। लुई 16 के जितने भी इकोनॉमिक के टाइम पे जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, लोग उससे भी परेशान थे। समस्या का समाधान निकालने में भी ये असफल रहा था। फिर 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तो ये लुई 16 ने इसका मतलब विरोध किया था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग माने नहीं। जनता का जो राजशाही के खिलाफ ना आक्रोश था वो ज्यादा बढ़ गया था, और राजद्रोही और विश्वासघात का आरोप लग गया था इसने। लुई 16 ने क्रांति के दौरान यूरोपीय राजाओं से हेल्प मांगी थी। ठीक है। जिससे क्या हुआ, और इसने फ्रांस से भागने की कोशिश भी की थी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें ये पकड़ा गया था, और इसी ने विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर क्रांति को दबाने की भी कोशिश की थी। तो ये विदेशी शक्तियों के साथ भी मिल गया था अपनी ही जनता के खिलाफ, और विश्वासघात किया था इसने। ठीक है। देशद्रोही के अपराध में इसको फांसी की सजा दी थी, और राजशाही का एंड हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी क्या थी? तो दोस्तों डायरेक्टरी क्या थी? 1795 टू 1799 तक क्रांति के बाद जो सरकार थी उसको डायरेक्टरी कहा जाता था। इसे फ्रांसीसी क्रांति के रेन ऑफ टेरर और जैकोबिन सरकार का पतन के बाद स्थापित किया था। ठीक है ना। इस सरकार की संरचना कैसे हुई थी? इस वाले गवर्नमेंट की 5 सदस्यों वाली 5 मेंबर वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जिसे डायरेक्टर्स कहा जाता था। इसमें लेजिस्लेचर थी। लेजिस्लेचर के भी 2 पार्ट थे, काउंसिल ऑफ 500, ठीक है, और काउंसिल ऑफ एशियंट। जो काउंसिल ऑफ 500 थी कानून प्रस्तावित करती थी। ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ एशियंट थी ये प्रस्तावों को मंजूरी देती थी। और इसका बेसिकली एम क्या था? क्रांति के बाद क्या लाना है? एक स्थिरता लाना। जैसे जैकोबिन क्लब आ गया था बीच में, रॉबर्सपियर था, उसने बहुत ज्यादा रेन ऑफ टेरर मचाया था, आतंक मचाया था। ऐसे किसी के पास गलत पावर्स ना आ जाए उसका ध्यान रखना, और राजशाही का ध्यान रखना, ये इसका एम था। पर कुछ टाइम के बाद डायरेक्टरी भी भ्रष्ट हो गई थी और कमजोर पड़ गई थी। फिर डायरेक्टरी के बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आ गए थे, जिसने तख्ता पलट कर दी थी। ठीक है। ये भी बताऊंगी मैं आगे वाले क्वेश्चंस पे अच्छे से। तो अभी इसका आंसर है हमारा क्रांतिकारी सरकार। डायरेक्टरी क्या थी? क्रांतिकारी सरकार थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हु इमर्ज एज द लीडर आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन नेता के रूप में उभरा? तो कौन उभरा था नेता के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद? अभी मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन का उदय हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1799 जब डायरेक्टरी का पतन हुआ था ना, उसके बाद नेपोलियन का उदय हुआ था। नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया था और डायरेक्टरी को हटा दिया था 1799 में, और खुद को पहली काउंसिल के रूप में स्थापित कर लिया था, फर्स्ट काउंसिल। और फिर क्या हुआ? 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा बना दिया था। राजा से कहानी शुरू हुई थी, राजा पे ही खत्म हो गई। ठीक है। एम्पायर ऑफ फ्रांस को फ्रांस घोषित कर दिया था। यूरोप के एक बड़े हिस्से में अपना इसने कब्जा कर लिया था, अपना नियंत्रण ले लिया था, जिससे महान सेना और बहुत सारे पॉलिटिकल नेता बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच क्लास इन फ्रांस पेड ऑल टैक्सेस बिफोर द रेवोल्यूशन? तो दोस्तों इजी है ना, आपको पता है कि तीसरा वर्ग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा वर्ग था जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले सभी करों को चुकाता था। तीसरे वर्ग में कौन कौन था? कृषि वर्ग, मध्यम वर्ग, और जबकि फर्स्ट और सेकंड वाला जो स्टेट था उसको कोई भी टाइप के टैक्सेस नहीं चुकाने पड़ते थे, क्योंकि सारे टैक्स तो बेचारे लोगों के ऊपर चढ़ते थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज ओवरथ्रोन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के
फ्रांसीसी क्रांति से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो दोस्तों आंसर बताओ। एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म कर दिया गया था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच रेवोल्यूशनरी क्लब वॉज मोस्ट रेडिकल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा क्रांतिकारी क्लब सबसे कट्टरपंथी था? तो दोस्तों the most radical revolutionary club during the French Revolution was the Jacobin Club. Option A is the right answer. जो कौन चला रहा था? मैक्समिलियन रॉबोस्पेयर, क्योंकि इसने क्या किया था? रेन ऑफ टेरर लाया था। याद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ? टेनिस कोर्ट शपथ क्या थी? टेनिस कोर्ट शपथ दोस्तों वो शपथ थी जब जो थर्ड स्टेट है उनके सदस्यों ने ली थी स्टेट जर्नल की बैठक से, जब वो बाहर चले गए थे। एक बैठक हुई थी जिसके अंदर इन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेट था, दूसरा स्टेट था, तीसरा स्टेट था, इन्होंने थर्ड स्टेट वालों ने बोला कि हमको भी प्रॉपर अधिकार चाहिए। तो फर्स्ट और सेकेंड वाला स्टेट इनके सहमति पे नहीं था और राजा भी नहीं था, तो ये लोग उठकर बाहर आ गए थे, बाहर निकाल दिया था इनको। ये फिर एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे और इन्होंने शपथ ली थी कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक फ्रांस का एक नया संविधान नहीं बन जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड नेपोलियन डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो आपको पता है दोस्तों 1804 इज द राइट आंसर। 1804 को घोषित किया था खुद को फ्रांस का सम्राट, और औपचारिक रूप से जब राज्याभिषेक कराया था उसने 2 दिसंबर 1804 को पेरिस के नोटेर डैम कैथेड्रल में करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।